अब देखो यहाँ हम शुरू करते हैं लास्ट अभी आज का क्लास में कोवलेंट बॉन्ड थ्योरी से। अब ये जो कोवलेंट बॉन्ड थ्योरी है इसको आपने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, लुईस कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ा था? लुईस कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ने वाले वीवीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ये दोनों पढ़ने वाले, और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर लुईस थ्योरी आपको याद समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, आप इस स्लाइड से आपको पीडीएफ दिया गया उससे पढ़ लेना, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया था जो लुईस थ्योरी जब बनाओगे वाइस स्ट्रक्चर बनाओगे तो बस आप इस बात को याद रखना। क्या बात याद रखना? रिमेंबर ऑलवेज जो कौन एटम कितना बॉन्ड करता है, कौन एटम कितना बॉन्ड करता है, ठीक है। और लास्ट क्लास में पढ़ाया मैंने, वीडियो भी दे दूंगा मैं। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे उसके लिए आपको सेंट्रल एटम पता होना चाहिए। जो सेंट्रल एटम कौन होता है? सेंट्रल एटम कौन होता है? तो सेंट्रल एटम कौन होता है? जो लेस इलेक्ट्रॉनिक होता है, ठीक है, एक्सेप्ट कौन? हाइड्रोजन। और उसमें नंबर क्या रहता है? उसका नंबर भी कम रहता है और साइंस में भी ज्यादा होता है, और वो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड बना पाएगा। इस तरह कोई एटम जो सेंट्रल एटम होगा। और साइड एटम कौन होगा? हाइड्रोजन और फ्लोरीन हमेशा साइड एटम होगा। और जो मोर इलेक्ट्रॉनिक एटम वो क्या होगा? साइड एटम होगा। अब ऑक्टेट जब रूल्स अब या फिर लुईस डॉट बनाओगे तो ये बात याद रखना, जो ऑक्टेट जब करोगे तो ऑक्टेट हमेशा पहले किसका कंप्लीट करना? साइड एटम का। जो साइड एटम है उसका ऑक्टेट पहले कंप्लीट कर देना, फिर किसका? सेंट्रल एटम का। और जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट में 8 से ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 8 या फिर क्या हो सकता है? 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अब यहाँ जो मैंने एक टेबल बनाया है, यहाँ जो मैंने बनाया वहाँ दे दिया है जो लुईस डॉट उसको कैसे लिखते हैं, उसको लुईस डॉट से हम कैसे लिखते हैं वो भी मैंने दे दिया। जैसे कि एक एक डॉट दिया तो उनका वैलेंस शेल में कितना डॉट इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ रखा तो उसमें लोन पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन है, उसका लोन पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है। तो फिर आगे आओ, और हमने आगे बताया था यहाँ जो किसी का अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो आप, तो इस फॉर्मूला को यूज करना तो आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर पता हो जाएगा। टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लेना, पहले टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? फॉर्मूला दिया मैंने। फिर आप बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकाल लेना, फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकाल लेना। और ये जो टोटल इलेक्ट्रॉन आएगा वो एटम इलेक्ट्रॉन पहले किसको ऑक्टेट कंप्लीट करना? सेंटर सॉरी साइड वाले एटम को, साइड वाले एटम को क्या करना? पहले ऑक्टेट कंप्लीट करा लेना, फिर मिडिल वाले को इलेक्ट्रोटेट कंप्लीट करा लेना। उसमें मैंने पहले बताया था और एक बात, तो अगर NH4 प्लस है तो यहाँ प्लस चार्ज है, तो ये प्लस चार्ज किसके लिए? सेंट्रल एटम के लिए, सेंट्रल एटम के लिए। अगर माइनस चार्ज है माइनस, तो ये किसके लिए? साइड एटम के लिए। माइनस चार्ज होगा तो साइड एटम के लिए, और प्लस होगा तो सेंट्रल एटम के लिए। ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको। आज आगे आ जाओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्लाइड है। यहाँ देखा क्या लिखा है? एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल, या फिर क्या ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल्स ने क्या बोला था? ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में बेटा नहीं बोल पाया। जो ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उनके बारे में ऑक्टेट रूल नहीं बोल पाया। ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब ऐसा एक सिस्टम जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? ऑड रहता है। जैसे कि मैं बोल दूं आपको, ये पहला वाला, इसमें ए वाला जैसे कि NO, तो इसमें अगर आप लुईस डॉट से बनाओगे तो स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ऐसा। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा रहेगा, और एक यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन ऐसा रहेगा। देखना नाइट्रोजन का वैलेंस में कितना है? 5। तो 2 बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यूज इस्तेमाल किया इसने ऑक्सीजन के साथ, और ये ऑक्सीजन 2 लोन पेयर रह गया। और ये क्या है? ये जो इलेक्ट्रॉन ये क्या है? डॉट इलेक्ट्रॉन है, डॉट डॉट इलेक्ट्रॉन है, या फिर ऑट इलेक्ट्रॉन है। क्या बोल दो इसको? ऑट इलेक्ट्रॉन। अगर बेटा ऑट इलेक्ट्रॉन है ना, ये अगर ऑट इलेक्ट्रॉन है तो ये होता है क्या? ये ऑट इलेक्ट्रॉन स्पेस के बारे में क्या लुईस थ्योरी कुछ बोल नहीं पाया, ठीक है। अब देखना ये जो है मिथाइल रेडिकल, इसमें भी ऑट इलेक्ट्रॉन है। तो ऑट स्पेसिस के बारे में क्या, और जो स्पेस होता है उसके बारे में लुईस थ्योरी ने कुछ बोला ही नहीं था। अब और क्या नहीं बोला था बेटा? वो बोला नहीं था ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट क्या? ऑक्टेट और सुपर ऑक्टेट। इनकम्प्लीट का मतलब जिसको हम बोलते हैं हाइपर वैलेंट, हाइपर वैलेंट का मतलब जिसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसके बारे में भी कुछ बोल नहीं पाया। और सुपर ऑक्टेट्स मतलब जिसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं? सुपर ऑक्टेट। तो उसके बारे में भी कुछ बोल नहीं पाया, उसके बारे में क्या बोल नहीं पाया? किसने? लुईस थ्योरी ने। तो हमने कुछ एग्जाम्पल दिया है यहाँ, ठीक है। और हमने यहाँ बोल दिया जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट होता है वो सुपर ऑक्टेट कभी नहीं बना पाएगा। मतलब सेकेंड पीरियड जो एलिमेंट होता है वो कौन कौन है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्या? नियोन। ये अपने वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा का भी इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाएगा, मतलब ये सुपर ऑक्टेट नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? सुपर ऑक्टेट नहीं कर पाएगा। तो हमने लास्ट क्लास में बताया, आज आपको रिवीजन करा दिया। अब आगे आओ और आगे नेक्स्ट पेज में आ जाओ। फॉर्मल चार्ज किसके बारे में बात करें? फॉर्मल चार्ज के बारे में। अब फॉर्मल चार्ज के बारे में क्यों बात करेंगे बेटा? जब भी आप मान लो इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाओगे NO3 माइनस, तो लुईस थ्योरी से इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा बेटा, N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, यहाँ होगा O, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा?
प्लस। अब सोचो, एक माइनस एक प्लस कैंसिल हो जाएगा तो लास्ट में क्या रहेगा, एक माइनस रहेगा, तो यही दिया हुआ है यहाँ। ठीक है, तो ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब खुद सोचना, अगर इसका स्ट्रक्चर ऐसा है तो नाइट्रोजन के ऊपर कितना चार्ज है, +1, और ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है, -1। ये जो चार्ज इसके ऊपर आया, ये जो चार्ज है, इसी को हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल चार्ज। क्या बोलते हैं, फॉर्मल चार्ज। तो हमने बोला कोई भी एक कंपाउंड, मान लो ये कोई भी एक कंपाउंड से, ये कंपाउंड से, ये कंपाउंड से, ये जो कंपाउंड से, ये जो माइनस है ये किसके ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर है। किसके ऊपर, क्योंकि आप जानते हो अगर माइनस होगा तो सराउंडिंग एटम में होगा, अगर प्लस होगा तो सेंट्रल एटम में होगा, है ना। ये हमने पहले ही बोल दिया आपको, ये हमने आपको पहले ही बोल दिया। ठीक है ना, अगर माइनस होगा तो सराउंडिंग में होगा और प्लस होगा तो सेंट्रल में होगा बेटा। अब देखना, अगर ये कंपाउंड मैंने यहाँ बनाया, इस कंपाउंड को यहाँ बनाया, तो इस किसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर क्या चार्ज होगा और 3 ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होगा, ये सब कुछ अब बता सकते हो किससे, फॉर्मल चार्ज से। तो फॉर्मल चार्ज क्या है, टू कैलकुलेट द चार्ज ऑन एन एटम, कोई भी एक एटम में, इन ए कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में, एक पर्टिकुलर एटम में, कि देखो किसी भी कंपाउंड में एक पर्टिकुलर एटम में, इस एटम में, इस एटम में, इस एटम में, फिर इस एटम में कितना चार्ज है, ये बोलने के लिए ही हम क्या यूज करते हैं, फॉर्मल चार्ज का इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर्मल चार्ज इक्वल टू क्या होता है, देखना, V प्लस, एक मिनट बेटा, बेटा यहाँ देखना बेटा, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू क्या होता है बेटा, V माइनस एल माइनस बी बाई क्या, 2। ये होता है फॉर्मल चार्ज निकालने का क्या फॉर्मूला। V का मतलब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, और L का मतलब लोन पेयर, और B का मतलब यहाँ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बाई कितना, 2। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है बेटा, यहाँ से आपको फॉर्मल चार्ज आप निकाल सकते हो, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। ओके, तो फॉर्मल चार्ज आप निकाल लेना। अब मैंने यहाँ जो एक मैंने PDF में आप जूम करके यहाँ देखोगे तो कौन सा एटॉम है उनका फॉर्मल, उसका ऊपर कितना चार्ज रहेगा वो मैंने यहाँ दिखा दिया आपको। आप आओ हम आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ कुछ कंपाउंड्स है, जैसे कि Cn माइनस, इसमें Cn का फॉर्मल चार्ज C का -1 और N का कितना होगा, 0। ऐसे मैंने यहाँ कैलकुलेट करना सिखा दिया था आपको। यहाँ इसका भी कंप्यूट करना सिखा दिया। यहाँ कितना एटम है, 1 2 3 4 एटम, सब देखो। ए का फॉर्मल चार्ज निकाला हमने, हाँ ए का निकाला, ए का निकाल दिया, फिर बी और सी का निकाल दिया, फिर डी का निकाल दिया, सबका फॉर्मल चार्ज निकाला। अब मैंने आपको बोला था बेटा इन तीनों का, सिर्फ एक ही लड़की है रोनोफा, उसने क्या किया था बेटा, उसने सिर्फ मुझे इसका होमवर्क करके भेजा था, बाकी आप लोग लड़के वालों कोई नहीं भेजा था जो मैंने होमवर्क दिया था। तो आपने जो मैं होमवर्क आपको दिया था वो जरूर जरूर करके मुझे भेजना। अब फिर मैं आज मैं फिर दे रहा हूँ आपको होमवर्क। देखो आप आज मैं, अरे क्या हो रहा है ये, आज मैं फिर आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ये खुद क्यों लिख रहा है, एक मिनट, हाँ मैं आज खुद आपको फिर होमवर्क दे रहा हूँ। आप देखो, अब ये जो काल वाला होमवर्क था, ये जो काल वाला होमवर्क था ये आप खुद करके लेकर आना। फिर आज ये जो काल वाला होमवर्क था ये फिर आप कर लेना फॉर्मल चार्ज का हिसाब से, ये करके लेकर आना। ठीक है, इतना करके लेकर आना। ओके बेटा, चलो आओ आगे मूव करते हैं। और आगे मूव करने के बाद हम देखेंगे बेटा यहाँ रेजोनेंस के बारे में। तो रेजोनेंस के बारे में जब देखोगे बेटा तो सबसे पहले याद रखना, रेजोनेंस हम ऑर्गेनिक में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे रेजोनेंस के बारे में। लेकिन यहाँ क्या पढ़ेंगे, बस यहाँ याद रखना जो रेजोनेंस कब होता है और रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस होता है डिलोकलाइजेशन। डिलोकलाइजेशन का मतलब होता है टहलना, घूमना फिरना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है ना। अब किसका जाना, पाई बॉन्ड का, किसका जाना, पाई बॉन्ड का। अगर पाई बॉन्ड बेटा एक जगह से और एक जगह में जाएगा, घूमेगा फिरेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड का टहलना। ठीक है ना। अब कब जाएगा, कब जाएगा तो कंडीशन आ जाएगा, कब जाएगा पाई बॉन्ड, अचानक तो नहीं जाएगा। तो ऐसा कोई कंडीशन रहेगा जहां है पाई सिग्मा प्लस, या फिर पाई सिग्मा माइनस, या फिर है पाई सिग्मा पाई, या फिर पाई सिग्मा लोन पेयर। मान लो ऐसा है पाई सिग्मा फिर प्लस, या फिर क्या है पाई सिग्मा माइनस, या फिर क्या है पाई सिग्मा, और क्या है बेटा, और फिर से सॉरी ये फिर से क्या पाई हो गया, ये नहीं, ये नहीं, फिर क्या हो गया पाई सिग्मा, और क्या हो गया लोन पेयर हो गया बेटा, लोन। तभी रेजोनेंस हो पाएगा, और नहीं तो रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। अब बोलोगे सर अचानक हमने रेजोनेंस क्यों पढ़ेंगे, अब बोलोगे सर रेजोनेंस हम क्यों पढ़ेंगे, तो मैं आपको बहुत बता रहा हूँ। अभी देखो इसको मिटा रहा हूँ, आपको मिटा रहा हूँ। अब देखना, अभी नेक्स्ट अगला स्लाइड में जाओ, बैक वाला। अब देखो यहाँ बेटा, अगर आपने फॉर्मल चार्ज इनका बनाया, देखो यहाँ आपने सबका फॉर्मल चार्ज जब लिखा तो आपको दिमाग में समझ में ये क्वेश्चन आना चाहिए, सर ये बॉन्ड लेंथ अगर ए होता है सर तो ये बॉन्ड लेंथ बी होगा, और ये बॉन्ड लेंथ क्या होगा, सी होगा। क्या है यहाँ सर ये बॉन्ड लेंथ कम होगा बी और सी से, बी और सी से,
बी और इक्वल टू सी होगा, क्योंकि बी और सी बेटा सिंगल है और ये डबल है, तो डबल बॉन्ड लेंथ का बॉन्ड लेंथ क्या होता है, कम होता है, सिंगल का क्या होता है, ज्यादा। तो क्या ऐसा होगा या फिर सर दूसरा कुछ होगा? तो बेटा अगर आपको ऐसा सवाल आ रहा है तो दिमाग में याद रखना, अगर आपको ऐसा सवाल आ रहा है तो हमेशा याद रखना, अगर सेंट्रल एटम सेम है, सेंट्रल एटम एक ही है और सराउंडिंग एटम सेम है, तो पाई बॉन्ड होगा या फिर सिग्मा बॉन्ड हो, हमेशा बॉन्ड लेंथ सेम होगा। तो यहाँ बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू क्या, सी। तो ये जो बॉन्ड लेंथ हमने ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी कर पाए, यही किसके लिए कर पाए, रेजोनेंस के लिए। किसके लिए कर पाए, रेजोनेंस के लिए, क्योंकि हम आगे देख रहे थे यहाँ रेजोनेंस होगा क्या, किससे रेजोनेंस होगा, देखो पाई है, हाँ पाई, फिर क्या है सिग्मा, फिर क्या है माइनस, या फिर क्या है पाई सिग्मा, फिर क्या है माइनस, देखो पाई सिग्मा फिर क्या माइनस, तो रेजोनेंस करेगा। अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है पाई बॉन्ड रेजोनेंस पार्टिसिपेट, तो उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाता है और सिग्मा का क्या हो जाता है, कम, क्या हो जाता है, कम। तो हमने इसीलिए फॉर्मा चार्ज पढ़ने के बाद ही हमें रेजोनेंस के बारे में बात कर लिए बेटा, क्लियर है। तो अब मैं कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दे रहा हूँ। मान लो ये आपका ये CO3 2 माइनस कार्बोनेट का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो देखना देखना इसका इसका मैंने ये बनाया पहला। अब देखो इसका सर स्ट्रक्चर कैसे बनाया बेटा, स्ट्रक्चर बनाया लुईस डॉट से। स्ट्रक्चर कैसे बनाया, लुईस डॉट से। अब रेजोनेंस कैसे बनाओगे, देखो वन, इसको वन मान लो, जिसमें माइनस है उसको वन मान लो, और ये टू मान लो, और ये क्या मान लो, थ्री मान लो। तो क्या करो, एक एक की बात पढ़ो। देखो वन का चार्ज, देखो इसका वन का जो चार्ज है वो थ्री को दे दो, यहाँ दे दो, यहाँ दे दो, देखो यहाँ दे दो। तो क्या मैंने बोला, वन का चार्ज मतलब इसका चार्ज बेटा इसमें दे दो, इसमें दे दो, और ये जो टू थ्री का डबल बॉन्ड है वो यहाँ कर दो, ठीक है। तो आपको ये मिल जाएगा। अब फिर से क्या करोगे, फिर ये वन और ये टू और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा थ्री। अब फिर करना वही बात, वन का चार्ज थ्री को दे दो और थ्री टू का डबल बॉन्ड वन टू में कर दो, ये हो जाएगा। फिर अगर आपने फिर किया तो आपने ये मिल जाएगा। तो आपको कितना स्ट्रक्चर मिला बेटा, तीन, एक दो और कितना, तीन। इन तीनों स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये तीनों में से देखो ये माइनस चार्ज क्या कर रहा है, कभी यहाँ कभी यहाँ और कभी यहाँ घूम रहा है। मतलब तीन एटम के बीच में दो माइनस घूम रहा है। देखो तीन एटम के बीच में दो, तो दो माइनस घूम रहा है। कितने एटम के बीच में, एक मिनट, दो एटम घूम रहा है। देखो दो एटम घूम रहा है, दो माइनस घूम रहा है, कितने एटम के बीच में, तीन। तो चार्ज क्या होगा, माइनस टू बाई कितना, थ्री। तो मैंने क्या लिखा, इस देखो ये होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या होता है, रेजोनेंस। क्यों, क्योंकि पाई का भी यहाँ, पाई बॉन्ड का भी यहाँ, कभी यहाँ कभी यहाँ। तो इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग। अब बोलो, अब बोलो ये जो स्ट्रक्चर है यही एग्जिस्ट करता है और बाकी हाइपोथेटिकल एग्जिस्ट करता है, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता है। अब बोलो यहाँ, यहाँ बॉन्ड लेंथ क्या है बेटा, यहाँ बॉन्ड लेंथ ए है और ये बी है और ये सी है, ठीक है ना। तो ये कौन है, अब फिर ये क्या हो गया, सिंगल। अब तो यहाँ डबल था, अब सिंगल हो गया। अब फिर यहाँ क्या हो गया, ये हो गया डबल से क्या हो गया, सिंगल से डबल हो गया। इसका मतलब ये पाई बॉन्ड ये तीन एटम के बीच में घूम रहा है, ये पाई बॉन्ड तीन एटम के बीच में घूम रहा है। इसका मतलब यहाँ ये बी इक्वल टू क्या, सी है। मतलब हर एक बॉन्ड लेंथ क्या है, इक्वल है। ड्यू टू क्या है बेटा, ड्यू टू रेजोनेंस। ड्यू टू क्या, ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस के लिए यहाँ हर एक बॉन्ड लेंथ क्या है, इक्वल होता है। आया समझ में बात? किसी का कोई सवाल है तो फिर पूछ सकते हो आप। अगर मैं नाम से अगर किसी का सवाल है तो पूछ सकते हो। अगर मैं आपको यहाँ से बोल दूं किसी का सवाल है तो। आज तो बहुत कम बच्चे ज्वाइन किए हैं, चलो आप देखना। तो मुझे लगता नहीं है किसी का सवाल है, अगर है तो फिर मुझे नेक्स्ट स्लाइड में बताना, ठीक है। आप आ जाओ, हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं और बताते हैं आपको आगे क्या होने वाला है। आओ और मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बेटा देखो ना बेटा, यहाँ हमने O3 के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। किसके बारे में, O3, ओजोन के बारे में बेटा, ओजोन। अब ओजोन का स्ट्रक्चर कुछ बेटा ऐसा होता है, कैसा, ऐसा होता है। अब देखना यहाँ एक प्लस और यहाँ एक माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो एक प्लस एक माइनस को कैंसिल कर दिया, इसलिए ओजोन क्या होता है, ओवरऑल न्यूट्रल होता है। क्या होता है, ओवरऑल न्यूट्रल होता है। अगर मैंने यहाँ ओजोन के बारे में बात किया तो सेम कहानी बेटा, वन टू थ्री, तो वन का चार्ज किस में दे दो, थ्री को दे दो, और थ्री टू का डबल बॉन्ड इसमें कर दो, तो ये हो गया। तो ये दोनों हो गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या हो गया, रेजोनेट। अब बोलो सर ये तो सिंगल था सर और ये तो डबल था सर, तो ये सर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, ये कम होगा सर। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, यहाँ दोनों बॉन्ड लेंथ क्या होता है, सेम होता है। मतलब ए और बी दोनों सेम होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड कहीं जगह में फिक्स नहीं होता है। अब बोलो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ और ये क्या हुआ, रेजोनेंस हाइब्रिड हुआ। तो ये होता है रियल एग्जिस्टेंस का, ये रियली एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये दोनों हाइपोथेटिकल है। कौन कौन है बेटा, ये है हाइपोथेटिकल
हाइपोथेटिकल, लेकिन ये कौन है, ये रियल है। क्या है, रियल है। अगर मैं बोलूं, अब बोलो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होगा बेटा, तो बोलोगे सर यहाँ दो ऑक्सीजन के ऊपर सर एक एक माइनस को लेकर दो ऑक्सीजन, तो ये दोनों ऑक्सीजन के ऊपर क्या एक माइनस घूम रहा है, इसका मतलब एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होगा, माइनस हाफ। कितना होगा, माइनस क्या होगा, हाफ होगा। कितना होगा बेटा, माइनस हाफ। अब आपके लिए मैंने दो ऐसा कुछ रखा है जो आपको होमवर्क है। एक पहला वाला 3 और सेकंड 4, ये दोनों आपका के लिए, आपके लिए होमवर्क है। आया समझ में, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आप खुद का करो, खुद करोगे और यहाँ बनाओगे जे इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उनका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे होगा। अब रेजोनेंस जब पढ़ोगे आप तो कुछ बातें आपको याद रखना है। क्या बात याद रखना है, पहला देखो साइलेंस फीचर ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस के लिए आपको क्या याद रखना है, जो एटम बेटा यहाँ है ये का हमेशा यही रहेगा, और जो यहाँ है वो यही रहेगा, और ये जो यहाँ है मतलब एटम का पोजीशन का कोई चेंज नहीं होगा। एटम का पोजीशन का कोई चेंज नहीं होगा, मतलब सेम जगह में रहेगा। ठीक है, तो क्या लिखा पहला पॉइंट देखो, ऑल द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैव सेम पोजीशन ऑफ द एटम्स। एटम का पोजीशन हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, सेकंड हमने बोला ऑल द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैव सेम नंबर ऑफ शेयर्डिक एंड अनशेयर्डिक इलेक्ट्रॉन। बेटा इसका और इसका या फिर इनका पहले जितना था बाद में भी रेजोनेंस करने के बाद भी उतना ही क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, शेयरिंग होता तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन रहेगा, और जो शेयरिंग नहीं हुआ उतना ही रहेगा। क्लियर है, क्लियर है। आप आ जाओ नेक्स्ट, कंट्रीब्यूटर और रेजोनेंस नियरली इक्वल, मतलब इनका इनका एनर्जी जो जितना होगा और इनका एनर्जी भी उतना ही होगा, इतना ही होगा। अगर अगर कम ज्यादा है तो बहुत कम ज्यादा होगा। ठीक है, दोनों का एनर्जी लगभग क्या होगा, सेम होगा। तो वही बोल दिया 3 नंबर में। और 4 नंबर में क्या बोला, हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है बेटा इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है और इसका स्टेबिलिटी क्या है, कम है। अगर मैं स्टेबिलिटी के मामले में बात करूं, इसके मामले में स्टेबिलिटी, तो हाइब्रिड वाला क्या ज्यादा स्टेबल एज कम्पेयर टू ये वाला। अब नेक्स्ट में देखो क्या बोला, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डू नॉट एग्जिस्ट। हमने बोला रियल, इसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर रियल एग्जिस्टेंस है तो ओनली एंड ओनली किसका रियल एग्जिस्टेंस है, हाइब्रिड का। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गए होगी। और नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं यहाँ। अब हमने बोल दिया यहाँ इस लाइन को आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान में देख के रखना, जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, जितना ज्यादा क्या होगा बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो भी क्या, वो भी क्या, वो भी इक्वल वाला, वो भी क्या इक्वल वाला, जितना ज्यादा इक्वल वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। तो क्या लिखा है ना, ग्रेटर इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ग्रेटर इज द रीजन ऑफ ए कंपेरेबल एनर्जी। अगर अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का देखने में सेम है, इक्वल है, तो उसका स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब कुछ एक स्पेशल में लिख लो जो नीट और जेई बच्चों के लिए पूरा का पूरा इंपॉर्टेंस बात है। मान लो ये आपके लिए गुरु मंत्रा है, क्या है, गुरु मंत्रा है। ठीक है, अगर मुझे आप गुरु मानते हो, टीचर मानते हो, तो ये याद रखना, जो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंस है तो आपके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है बेटा। क्लियर, क्या क्या बात है यहाँ देखो। पहला देखो, ड्यू टू रेजोनेंस, मैंने बोल दिया डबल बॉन्ड लेंथ क्या होता है, पाई बॉन्ड लेंथ होगा, डबल बॉन्ड वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, लेकिन जो सिंगल बॉन्ड है वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगर मैं आपको एग्जांपल देकर बताऊं, और एक मान लो बेंजीन बनाया था मैंने ऑर्गेनिक में जाता हूँ, अगर मैंने बेंजीन बनाया तो बताओ, ऐसा मैंने बनाया, पहले साइक्लोहेक्सेन बनाया, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर क्या होता है बेटा, सिंगल बॉन्ड का, कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड होता है उसका डिस्टेंस 154 का। लेकिन अगर मैंने बेंजीन बनाना शुरू किया, अगर बेंजीन बना दिया, तो बेटा ये डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कितना होता है पता है, 134 क्या पिकोमीटर होता है, नॉर्मली होता है। लेकिन बेंजीन में ऐसा होता नहीं है, ना ही ये होता है ना ही ये होता है। तो क्या होता है, तो होता क्या है बेटा, देखना होता क्या है, देखना होता क्या है। ये जो बेंजीन है उसमें रेजोनेंस होता है, क्या होता है, रेजोनेंस। सर क्यों होता है रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ पाई है, पाई है, यहाँ क्या है बेटा, पाई है, फिर सिग्मा है, फिर पाई है, फिर पाई सिग्मा, रेजोनेंस होता है। और रेजोनेंस के लिए यहाँ पाई बॉन्ड फिक्स पोजीशन में नहीं है बेटा। अगर पाई बॉन्ड फिक्स पोजीशन में नहीं है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बोलो, डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा, और सिंगल का क्या होगा, कम। इसीलिए बेंजीन में हमेशा, देखो मैं मिटाता हूँ फिर लिखता हूँ, है ना, देखो बेंजीन में, इसीलिए याद रखना बेंजीन को हम कैसे लिखते हैं, बेंजीन को हम ऐसे लिखते हैं, बेंजीन को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, और बोलते हैं यहाँ ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। ऑल बॉन्ड लेंथ क्या होता है, ऑल बॉन्ड लेंथ आर क्या होता है, इक्वल, क्या होता है, इक्वल, सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल होता है। और कितना होता है, बोलो, डबल से ज्यादा सिंगल से कम, 139 पिकोमीटर, 139 पिकोमीटर। बोलो डबल कितना था, डबल हो लेकिन 134, लेकिन हुआ कितना, 139, मतलब डबल से ज्यादा होगा। और सिंगल में कितना था, 154, उससे कम हो गया। ओके,
ओके, किसी का कोई दिक्कत है तो मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, आराम से बोल देना मुझे, किसी का कोई दिक्कत है तो। कोई दिक्कत है बेटा? किसी का कोई दिक्कत है? जल्दी बताना किसी का कोई दिक्कत है तो। किसी को कोई दिक्कत है? रिशात कोई प्रॉब्लम है? रिशात, अनुब्रता, না স্যার, কোনো অসুবিধা নেই। नक्षत्रा, नहीं नहीं सर। मयूर, ना सर, কোনো অসুবিধা নেই। अच्छा शायोन का कोई दिक्कत है? शायोन का कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। मुझे तो कभी कभी लगता है शायोन फोन ऑन करके कहीं गए घूमने के लिए, ऐसा है क्या? अरे नहीं सर। चलो अच्छा है फिर, चलो तो हो गया ये बात पहला, तो मैं मिटा देता हूँ इसको। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। आ जाओ फिर आगे बढ़ते हैं हम। इधर देख लो, अब मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया यहाँ। क्या एग्जाम्पल दिया? सेकंड वाले केस के लिए। देखो इसमें जो सेकंड केस है ना, उसमें क्या लिखा हुआ है, तो इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स और हैविंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कोई भी कंपाउंड्स अगर वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहा है तो हम उसका बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? उसका बॉन्ड ऑर्डर। तो आप बोलोगे सर बॉन्ड ऑर्डर क्या है? तो मैं बोलूंगा, अब मान लो यहाँ एक एटम है ये और एक एटम है बी, तो इनके बीच में एक ही बॉन्ड है, तो इसको बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। कितना है? 1 है। 1 है, मतलब दो एटम के बीच में कितना बॉन्ड है, बस मतलब आसान लैंग्वेज में दो एटम के बीच में कितना बॉन्ड है, वही उसका बॉन्ड ऑर्डर है। अगर मैं बोलूं ये और बी के बीच में दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड है, ठीक है ना, दो एक सिग्मा है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। अगर 3 बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो कुछ ऐसा कंपाउंड भी होता है, कुछ ऐसा कंपाउंड भी होता है जिसका हम बॉन्ड ऑर्डर रेजोनेंस से डिफाइन डिफाइन क्या कर सकते हैं। जैसे कि मान लो CO3 2 अब बोलोगे सर इसका स्ट्रक्चर सर ऐसा था, C डबल बॉन्ड O और यहाँ O माइनस, और सर यहाँ था क्या? O माइनस, है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2 है और यहाँ 1 है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, रेजोनेंस होता है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आप कैसे निकालोगे? इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आप कैसा करना पड़ता है? बोलो, यहाँ टोटल बॉन्ड कितना है बेटा? 4, 4 है, और इसका टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना था? 3। तो टोटल कोवलेंट बॉन्ड बाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना था? 3 था। कितना था? 3। तो 4/3 कितना हो गया? 1.33। तो आपको सवाल पूछेगा जो यहाँ CO3 2 में यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना है कार्बन का, तो बोलोगे 1.33। अब बोलोगे सर हम रटेंगे क्या सर? क्या हम सर हमेशा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखेंगे? नहीं। आपको मैं आप जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का जरूरत यहाँ नहीं होगा। कैसे? मान लो आपके पास CO3 2 है, बोलो अगर सेंट्रल एटम एक ही है, ओनली वन, ओनली क्या है? 1 सेंट्रल एटम है, ओनली 1 सेंट्रल एटम है, और सराउंडिंग एटम सेम है। सराउंडिंग एटम क्या है? देखो ये सब के सब ऑक्सीजन है, सेम सराउंडिंग है। साइड एटम क्या है? सेम है। अगर सेंट्रल एटम एक ही है और सराउंडिंग एटम क्या है? सेम है, तो जितना सराउंडिंग एटम उतना ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर से, जितना सराउंडिंग एटम उतना ही क्या? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर सेंट्रल एटम एक है और सराउंडिंग एटम सब के सब सेम है, तो जितना ही सराउंडिंग एटम उतना ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब मैं आपसे पूछूंगा, बोलो बेटा, अगर मैं बोलूं PO4 3 बोलो इसका कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा? 4 कितना 4 होगा? 4 होगा, है ना, आसानी से बोल पाओगे। अगर मैं बोलूं यहाँ आपको SO4 बेटा 2 तो बोलो इसका कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा? तो इसका क्या होगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। कितना होगा? 2। आया समझ में? आप बोलोगे सर ये तो समझ में आया सर, किंतु लेकिन सर अगर आपने सर ओजोन का किया था बेटा, ओजोन का, बोलो ओजोन का कितना सराउंडिंग एटम है? कितना सराउंडिंग एटम है? 2। तो इसलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हुआ इसका? 2 हुआ था। ठीक है, अब बोलो सर इसका सर कितना है? बोलो ये CO3 2 है ना, तो इसका सराउंडिंग एटम कितना है? 3। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हुआ था? बोलो कितना हुआ था? 3 हुआ था। कितना? 3 हुआ था। आया समझ में बात? घुसा दिमाग में? आप आ जाओ फिर, आप देखना। तो आपने मैंने तो कर लिया, अब आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। पहला वाला मैंने कर दिया और सेकंड वाला आपके लिए होमवर्क है। अब क्या होमवर्क है सर? सर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं। आपको क्या करना है? आपको इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। क्या निकालना है? आपका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है आपको। क्लियर है बात? क्लियर है? बॉन्ड ऑर्डर निकालना है आपको। कैसे निकालोगे बॉन्ड ऑर्डर? बस इस फॉर्मूला से टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बाई क्या? बोलो बाई क्या? टोटल नंबर बाई क्या? टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके,
क्लियर हो गया बात? आगे मूव करते हैं। किसी कोई दिक्कत है आप ट्राई करना, खुद खुद ट्राई करना और मुझे सेंड करना जो सर हमने ये कर लिया सर। ठीक है, आ जाओ, आओ नेक्स्ट पेज में। और नेक्स्ट पेज में बेटा मूव करते हैं। और जिसका हमें इंतजार तो होता है लेकिन बहुत कम बच्चा इसको समझ में आता है, जिसको सर इसका एप्लीकेशन क्या है बेटा, बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसका नाम है VBT, जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या नाम है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या नाम है इसका? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्लियर है? क्लियर है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, चलो अब मैं आपको एक बात यहाँ रूबरू करा देता हूँ। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ये हम अभी अभी इसमें पढ़ेंगे और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से सारे क्वेश्चन भी कर लेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। पहले आप मुझे बताओ अभी तक जितने पढ़ा है मैंने उसमें से कोई डाउट है तो। आज का क्लास थोड़ा लंबा चलने वाला है क्योंकि आज मेरा एनर्जी है और तुम लोग भी शायद एनर्जी लेकर सुन रहे हो। अगर सुन रहे हो तो मुझे तो लग रहा है ऐसा ही। क्या कोई किसी का एनर्जी का कमी है? नहीं है? तो इधर आओ देखना। अब मैं इस देखो अभी 2 मिनट के बाद मीटिंग खत्म हो जाएगा, तो मैं अभी खत्म कर रहा हूँ मीटिंग को। जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो ताकि मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा पाऊँ और ताकि उस वीडियो को रिकॉर्ड कर पाऊँ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। ठीक है, क्लियर है? तो मैं इस मीटिंग को इन करता हूँ, जल्दी जल्दी ज्वाइन करना। ओके, देखो अभी जल्दी ज्वाइन करना। मैं इसको इन करता हूँ अभी क्योंकि मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी चाहता हूँ। अभी तो रिकॉर्डिंग हो रहा है, वो भी पहले से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तक रिकॉर्ड हो जाए। क्लियर? तो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लेना।